हेलो गाइस, हाय, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रूपाली आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज मैं जो क्लास लेकर आई हूँ वो सीडीपी की क्लास है, यानी बाल विकास का पेपर 2 का ये प्रैक्टिस सेट है। तो जो लोग बाल विकास पेपर 2 यानी कि उसकी तैयारी कर रहे हैं तो वो इस प्रैक्टिस सेट को ज़रूर सॉल्व करें। आइए चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, तो यहाँ पर डायग्राम बने हुए हैं और डायग्राम के हिसाब से आपको क्वेश्चन का आंसर करना है। पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिक्षेप में निम्नलिखित में से कौन सा आरेख विकास को समुचित रूप से स्पष्ट करता है। पहला है विकास का ऐसा आरेख बना है, दूसरा ऐसा बना है, तीसरा इस तरह से, चौथा इस तरह से। कौन सा सही होगा आपके हिसाब से, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है पियाजे के अनुसार। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, ये वाला सही क्या कर रहा है, पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत को यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ये कहता है एक अध्यापक अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा। उसने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया? विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबद्ध है। विकास की प्रक्रिया एक उत्परिवर्तन प्रक्रिया है। निरंतरीय होता रहता है, या फिर अलग अलग लोगों के लिए विकास अलग की प्रक्रिया अलग अलग होती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। विकास क्या है, एक व्यवस्थित क्रम है, जो कि क्या है, विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबद्ध है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे। मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है? परिवेश की भूमिका लगभग स्थिर सी रहती है, जबकि आनुवंशिकता का प्रभाव परिवर्तित होता रहता है। व्यवहारवाद के सिद्धांत प्रायः मानवीय विकास में प्रवृत्ति की भूमिका पर आधारित हैं। और सी कहता है विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। डी कहता है भारत सरकार की विभेदात्मक क्षतिपूरकता संबंधी नीति मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का जो सी ऑप्शन है ये सही होगा। विकास के विभिन्न क्षेत्र में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है कि सामाजिकरण के संदर्भ में विद्यालय के पास प्रायः एक प्रच्छन्न पाठ्य चर्चा विद्यमान रहती है, जिसमें निहित है, क्या निहित है? बलात्मक अधिगम चिंतन व समकक्षीय साथी एवं अध्यापक की अनुकृति द्वारा विशेष रूप से अपनाया जाने वाला व्यवहार। दूसरा है अंतःक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से संबद्ध अनौपचारिक संकेत। तीसरा है परिवार के माध्यम से विद्यालयों का समझौता पूर्ण व प्रतिरोधक समाजीकरण। और डी कहता है मूल्यों व अभिवृत्तियों का शिक्षण एवं आकलन। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सही है। अंतःक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालय में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिका से संबंध अनौपचारिक संकेत। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता? बच्चों की अधिगमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता, वैयक्तिक भेदों की स्वीकृति, खोजपूर्ण अधिगम, शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा, शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है? चरणों का परिवर्तनशील अनुक्रम, विभिन्न चरण अलग अलग प्रत्युत्तर है, ना कि सामान्य प्रतिमान। तीसरा है सभी संस्कृतियों से संबद्ध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला। और डी कहता है विभिन्न चरण एक गैर पदानुक्रमिक रूप से आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सभी संस्कृतियों से संबद्ध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबद्ध जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभवों को परस्पर ग्रहण करते हैं। तो पारंपरिक होगा, रचनात्मक होगा, अध्यापक केंद्रित होगा या सामाजिक रचनात्मक। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही उत्तर होगा वो होगा सामाजिक रचनात्मक। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है कि सभी छात्र किसी भी जाति, पंथ, रंग, क्षेत्र व धर्म के होते हुए भी समान शिक्षा प्राप्त करें, समान शिक्षा पाने के बाद अपनी क्षमताओं को सिद्ध कर सकें, बिना किसी भेद के समान पद्धतियों व सामग्रियों से शिक्षा प्राप्त करें और ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके लिए अनुकूलतम हो और उनके भविष्य के कार्य में सहायक हो। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके लिए अनुकूलतम हो और उनके भविष्य में क्या हो, सहायक हो। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे द्वारा कम कर आंका गया है? आनुवंशिकता, सामाजिक अंतःक्रिया, अहम केंद्रित भाषा, विद्यार्थी द्वारा सक्रियात्मक रचना। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक अंतःक्रिया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक 11 वर्षीय बच्चे ने स्टैनफोर्ड बुद्धि मापनी में 130 अंक लाए। मान लीजिए कि एक सामान्य संभाव्य वक्र में उसने इतना उसके बाद 11 वर्षीय बच्चों के प्रतिशत की गणना कीजिए जिनसे इस बच्चे ने बेहतर अंक प्राप्त किए। तो कितना हो जाएगा? 98%, 88% या 78% या फिर 80%। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर जो है राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यहाँ पर म्यू बराबर 100 दिया है और यहाँ पर सिग्मा बराबर 15 दिया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षण हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है? मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण को। दूसरा है, बुद्धि विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक व व्यवहारात्मक बुद्धि की अंतःक्रिया है। तीसरा कहता है विभिन्न बुद्धि अपने स्वरूप में पदानुक्रमात्मक है। और चौथा, अनुदेशन के प्रारूप का निर्माण करते समय अध्यापक को किसी एक शैक्षिक नवाचार के सिद्धांत का अनुपालन करना चाहिए। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण योग्यता को। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, योग्यता व योग्यता समूहीकरण के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विद्यार्थी समूहों में बेहतर सीखते हैं। अबाध व प्रभावी शिक्षण हेतु कक्षा को समरूपी होना चाहिए। छात्र सहिष्णु होते हैं व भेदों को स्वीकार नहीं करते। विभिन्न योग्यता वाले समूह को ग्रहण करने के लिए अध्यापक को बहुस्तरीय शिक्षण को अपनाना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 का डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? रचनात्मक आकलन कभी कभी संकलनात्मक हो सकता है, इसी प्रकार विपरीतता। संकलनात्मक आकलन से अभिप्राय है आकलन अधिगम का एक निरंतर व अभिन्न अंग है। तीसरा है, रचनात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों की उपलब्धि का श्रेणीकरण। चौथा है, रचनात्मक आकलन समय समय पर शिक्षार्थियों के विकास का सार प्रस्तुत करता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक अध्यापक अध्यापिका विद्यार्थी को किसी विषय की अपनी अवबोधनात्मकता को प्रतिबिंबित करते हुए संकलनात्मक मानचित्र कॉन्सेप्ट मैप का निर्माण करने को कहता है या कहती है। तो वह विद्यार्थी को स्मृतियों को मंथन गति से जागृत कर रही है, रचनात्मक कार्य का आकलन कर रही है, या फिर छात्रों के मुख्य बिंदुओं का सार लिखने की क्षमता का परीक्षण कर रही है, छात्र की उपलब्धि के मूल्यांकन हेतु शीर्षक के विकास का प्रयास कर रही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रचनात्मक आकलन यहाँ पर हो रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से ब्लूम के पुनर्संशोधित वर्गीकरण में मूल्यांकन के क्षेत्र में
क्षेत्र को प्रदर्शित करता है? कौन? पहला, आंकड़ों का प्रयोग करते हुए ग्राफ अथवा चार्ट का निर्माण। एक समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना। प्रदत्त आंकड़ों की प्रासंगिकता का मूल्यांकन करना। वस्तुओं के श्रेणीकरण हेतु एक नूतन पद्धति का निर्माण करना। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी सही है। एक समाधान की तार्किक सुसंगत का परीक्षण करना। अगला क्वेश्चन है, वंचित शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में अध्यापक अध्यापिका को निम्नलिखित मूल्यों में से किसमें विश्वास व्यक्त करना चाहिए? छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, समुचित व्यवहार की उच्च अपेक्षाएं, विद्यार्थी से किसी प्रकार की मांग न होना, विद्यार्थियों द्वारा स्वीकृति हेतु आघात्मकता व क्रोध का प्रयोग करना। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करते हुए हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है? अनुश्रुत वॉक, प्रवर्धित वॉक, परिणामकारी वॉक या फिर लंबित वॉक। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रवर्धित वॉक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सीखने में आसक्त बच्चों के संदर्भ में तत्काल संबद्धता प्रदान करना, सहयोग पर बल देना तथा गैर अधिगमनात्मक तकनीकी जैसे तत्काल सूचनात्मक, बुद्धिपूर्वक, गवेषणात्मक तथा सामग्री प्रबंधन का उत्तोलन निम्नलिखित में से किस प्रारूप से संबद्ध है? संग्रंथित अधिगम, हस्तक्षेपी अधिगम, उपचारात्मक प्रत्युत्तर या फिर लास्ट ऑप्शन कहता है अधिगम की सार्वभौमिक प्रारूप। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1, संग्रथित अधिगम, एम्बेडेड लर्निंग। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक समावेशी कक्षा वह है जहाँ पर क्या है? पहला ऑप्शन है, जब तक आकलन की पुनरावृत्ति होती रहती है तब तक प्रत्येक अधिगमकर्ता न्यूनतम श्रेणी प्राप्त न कर ले, या फिर विद्यार्थियों का भार कम करने के लिए अध्यापक केवल अनुमोदित पुस्तक ही पढ़ते रहें, या फिर समस्या का अधिकाधिक समाधान करने की जो संभावना है उसकी दृष्टि से बच्चे की सक्रिय भागीदारिता, और लास्ट है अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगमनात्मक अनुभवों हेतु परिवेश का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 का डी ऑप्शन सही होगा, वैविध्यपूर्ण सार्थक अधिगमनात्मक अनुभव हेतु परिवेश का निर्माण यहाँ पर करना। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, निम्नलिखित में से प्रदत्त कार्य यानी जो असेसमेंट है, असाइनमेंट है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी के लिए उपयुक्त है? अन्य विद्यार्थियों की तुलना में समान प्रकार के परंतु अपेक्षाकृत अधिक अभ्यास, उसे अपने समवयस्क साथियों को अनुशिक्षण देने के लिए कहना ताकि उसकी शक्तियों को दिशा मिल सके और वह व्यस्त रह सके। नेक्स्ट है, विभिन्न विषयों को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की एक नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करना, और लास्ट है, संपूर्ण कक्षा की अपेक्षा उसे अपनी पाठ्य पुस्तक को शीघ्र समाप्त करने देना। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही उत्तर है वो क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का सी ऑप्शन सही है, विभिन्न विषयों को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थी के नियंत्रण की दृष्टि से सरकारी संगठनों द्वारा संस्था के स्तर पर विभिन्न उपाय किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारण सांस्थानिक स्तर से जुड़ा है जिसके कारण बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं? ऑप्शंस की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 कहता है, विद्यालय में श्यामपट्ट और शौचालय जैसी आधारभूत सेवाओं के अभाव के कारण, अध्यापकों का समुपयुक्त योग्यता वाला न होना तथा उन्हें कमाए देना। तीसरा है, बच्चों की भली भांति व्यवहार करने की आवश्यकता के प्रति अध्यापकों का संवेदनशील न होना। और लास्ट है, जो बच्चे अनिवार्य पाठ्यचर्या को स्वीकार नहीं कर पाते उनके लिए विकल्पनात्मक पाठ्यचर्या का न होना। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अधिगम अक्षमताएं क्या हैं? पहला है, वस्तुपरक तथ्य हैं तथा संस्कृति की इनमें कोई भूमिका नहीं है। दूसरा है, पठन अक्षमता के पर्याय हैं। तीसरा है, सामान्य या से
अधिक बुद्धि लब्धांक वाले बच्चों में भी पाई जाती है। डी कह रहा है समय व हस्तक्षेप के स्वरूप की उपेक्षा करते हुए भी अपरिवर्तनशील नहीं होती। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 का जो सी ऑप्शन है यहाँ पर ये सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 ये कहता है समस्या समाधान प्रायः उन विद्यालयों में सफल है जहाँ परिवर्तनशील लचीली पाठचर्या है, कक्षाओं में छात्रों का समसामूहिकरण उपलब्ध है, केवल उच्च स्तरीय शैक्षिक उपलब्धि पर ही बल दिया जाता है, या फिर अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र प्रभावी है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है क्या, ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता तथा शैक्षिक संवाद अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं। आगमनात्मक तार्किकता के अनुप्रयोग पर आधारित हैं, पाठ्य सामग्री के सुव्यवस्थित संगठन पर बल देते हैं, कुशलता की प्राप्ति हेतु व्यवहारिक प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही उत्तर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जो अध्यापक अध्यापिका अपने विद्यालय की त्रुटियों में सुधार करना चाहता या चाहती हैं उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा समुचित मार्ग है। तो कौन सा मार्ग है, उसे अपने विद्यार्थियों की प्रत्येक त्रुटि का संशोधन करना चाहिए, इसके लिए चाहे उसे विद्यालय में देर तक बैठना पड़े। बी ऑप्शन कहता है उसे बार बार की जाने वाली और सामान्य त्रुटियों की अपेक्षा कम बार होने वाली त्रुटियों की अधिक संशोधन करना चाहिए, उसे उन त्रुटियों का संशोधन करना चाहिए जो सामान्य अर्थ व अवबोधनात्मक में हस्तक्षेप करती हैं। लास्ट है अगर त्रुटि संशोधन प्रक्रिया बच्चों को क्षुब्ध करती हैं तो उसे उनका संशोधन नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। उन त्रुटियों का संशोधन करना चाहिए जो सामान्य अर्थ व अवबोधन में हस्तक्षेप करती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 26। ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबद्ध नहीं है। भावनाओं के प्रति जागरूकता, भावनाओं का प्रबंधन, भावनाओं की आलोचना, या फिर कक्षा सहपाठियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भावनाओं की आलोचना। अगला क्वेश्चन है हमारा आकलन प्रक्रिया के दौरान देविका की उत्तेजना ऊर्जापूर्ण होती है जबकि राजेश की उत्तेजना अनुत्साही। उन दोनों के भावात्मक अनुभवों का अंतर किससे संबद्ध है, समयांतराल से, भावनाओं की पराकाष्ठा से, या फिर अनुकूलन का स्तर, या फिर विचारों का घनत्व। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अनुकूलन का स्तर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ की, निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है, व्यवहारवादी, समाज सांस्कृतिक, संज्ञानात्मक, या फिर मानवीय। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है मानवीय। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है तथा उससे प्राप्त सूचनाओं को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। यह तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत से संबद्ध है, व्यवहारवादी, पारिस्थितिकी, रचनात्मक, या फिर सामाजिक रचनावादी। तो यहाँ पर 29 का जो सही उत्तर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, पारिस्थितिकी, इकोलॉजिकल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कक्षा में ध्यान न देने वाले बच्चे से व्यवहार करने के लिए कौन सा उपाय सर्वाधिक लाभकारी हो सकता है, कौन सा उपाय यहाँ पर उपाय होगा। और बच्चे को महसूस कराने के लिए उसे कक्षा में सबके सामने बार बार डांटना, बच्चे को उस जगह बैठाना जहाँ सबसे कम ध्यान भंग हो, ध्यान केंद्रित करने के लिए कार्य करते हुए बच्चे को खड़े रहने की अनुमति, और बच्चे को ध्यान को स्फूर्तिपूर्ण बनाने के लिए बच्चे के लिए बीच बीच में क्या करें, उसे अवकाश दें। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उस जगह बिठाना जहाँ पर कम ध्यान भंग हो। तो ये था आज के बाल विकास का प्रैक्टिस सेशन। कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद।